So we'll start with next chapter, that is electromagnetic induction. बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. इट इज टू सिंपल एंड टू इंटरेस्टिंग. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एग्जैक्टली हमको सीखना क्या है पहले वो समझ लो. चैप्टर नंबर 10, इफ यू रिमेम्बर, चैप्टर नंबर 10 में व्हाट वी हैव सीन इज मूविंग चार्जेस, मतलब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग रीजन. यहाँ पे हम लोग उल्टा क्वेश्चन कर रहे हैं. सिंस इलेक्ट्रिक करंट्स कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, so can magnetic fields also produce electric current? When you say can magnetic field also produce electric current, मतलब बिना बैटरी के, without cell, without source of EMF. So to learn to see if magnetic fields can also produce currents, Faraday or Henry, Joseph Henry and Michael Faraday, they performed large number of experiments. तो उसमें से Faraday has performed many experiments to study if magnetic field can produce electric current. तो उसने जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे, पहले तो हमको स्टार्ट वहां से करना है. तो आंसर इज यस, ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड्स कैन प्रोड्यूस करंट, बट दोस आइडियाज आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स ऑफ माइकल फैराडे. तो माइकल फैराडे ने प्राइमरली 2-3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे. पहले में उसने लिया एक कॉइल, एंड दिस कॉइल हैज नो करंट, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ बैटरी वगैरह कुछ कनेक्ट नहीं किया है. एंड देन ही टुक अ बार मैग्नेट. आपको पता है बार मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल. मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल. वैसे लूप जैसा बनता है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म लूप लाइक स्ट्रक्चर्स. तो देयर इज लूप लाइक स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस. ऐसा लूप लाइक स्ट्रक्चर है. तो व्हाट ही फाउंड, व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल. रिलेटिव मोशन का मतलब ये है कि अगर मैग्नेट मूव हो रहा है, कॉइल रेस्ट पे है, मैग्नेट टूवर्ड्स मूव हो रहा है या फिर अवे मूव हो रहा है, या फिर मैग्नेट रेस्ट पे बट कॉइल इज मूविंग टूवर्ड्स और अवे. सो व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, मतलब करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल. तो रिमेंबर, ये वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन, बिकॉज ही डिड अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट. उसने क्या किया, पहले तो उसने कॉइल को रेस्ट पे रख के देखा, मैग्नेट को टूवर्ड्स मूव किया तो यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन मिला, करंट मिला. फिर उसने मैग्नेट को अवे मूव किया तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में मिला. फिर उसने मैग्नेट को रेस्ट पे रखा एंड कॉइल को मूव किया टूवर्ड्स, एंड ही फाउंड डिफ्लेक्शन. जब इसने अवे मूव किया कॉइल को तो ही अगेन फाउंड डिफ्लेक्शन, बट नाउ दिस टाइम इन अपोजिट डायरेक्शन. क्लियर? So whenever there is relative motion between coil and magnet, there is current induced in the coil. फिर what he saw was कि अगर हम मोशन का स्पीड बढ़ा दें तो whenever the speed is increased, the current induced also increases. और अगर इस मैग्नेट को मूव करते करते मैंने पोलैरिटी चेंज कर दिया, मैग्नेट का नॉर्थ को साउथ बना दिया, साउथ को नॉर्थ बना दिया, तो अगेन व्हाट हैपेंस इज current is induced, and this time the induced current shows deflection in the opposite direction. उसके बाद he performed the same experiment with 2 coils. तो 2 कॉइल से उसने सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. सिर्फ डिफरेंस ये है कि एक कॉइल को, वन कॉइल वॉज कनेक्टेड विथ सोर्स, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एंड की, एंड ऑफ कोर्स रियोस्टैट. तो यहाँ पे एक रियोस्टैट भी था. तो सेम एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म्ड यूजिंग व्हाट, यूजिंग 2 कॉइल्स. उसमें से एक कॉइल को कनेक्ट किया है रियोस्टैट, बैटरी मतलब सेल और की. तो यू हैव दिस सोर्स ऑफ ईएमएफ. यहाँ पे है रियोस्टैट RH और ये है की. और यहाँ पे एक और कॉइल है, एक और जो कॉइल है उसको सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया था. इसको बोल दोगे सेकेंडरी कॉइल, इसको बोल दोगे प्राइमरी कॉइल. तो इन दिस केस ही परफॉर्म 3 to 4 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स. नंबर वन, उसने यहाँ पे की को इंसर्ट किया. तो यहाँ करंट बढ़ रहा है. की क्लोज करोगे तो करंट सर्कुलेट होगा. तो टेम्पररी यहाँ पे फ्लक्स जनरेट होगा. ये फ्लक्स किसके साथ लिंक्ड है? सेकेंडरी. तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन मिलेगा. तो फ्लक्स तो मैं बाद में बोलूंगा, लेकिन दैट इज द आइडिया कि जब भी मेक और ब्रेक करोगे
की को ओपन क्लोज करोगे, तो whenever he opened or closed the key he saw that there is temporary deflection in the galvanometer. जब हमने की को क्लोज किया तो डिफ्लेक्शन एक डायरेक्शन में मिला, जब की को ओपन किया तो दूसरे डायरेक्शन में मिला. So whenever you make or break the circuit of primary, current is induced in the secondary, and while making and breaking, the deflections are in opposite direction. Then what he did was, फिर उसने प्राइमरी कॉइल को मूव करना स्टार्ट किया टुवर्ड्स सेकेंडरी विद द सर्किट बीइंग क्लोज्ड. की क्या है? क्लोज्ड है. तो इसको जैसे ही मूव करना स्टार्ट किया तो फ्लक्स तो मैं अभी बोल रहा हूँ, लेकिन रिमेंबर जैसे ही इसको मूव किया टुवर्ड्स, अगेन देयर वाज डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर. जब उसको मूव किया अवे, अगेन देयर वाज डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, बट दिस टाइम द डिफ्लेक्शन वाज इन अपोजिट डायरेक्शन. सिमिलर थिंग अगर आप सेकेंडरी को मूव करोगे तो भी यही उसके ऑब्जर्वेशंस थे. एंड लास्ट ऑब्जर्वेशन, जब भी रियोस्टैट में रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करके देखी तो अगेन whenever resistance in the rheostat was changed, again a deflection was produced in the galvanometer. यहाँ तक क्लियर? तो ये 6, 7 या 8 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है. बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशंस फैराडे गेव 2 लॉज, जिसको बोलते हैं लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो सबसे पहले अभी लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये डिफाइन करने से पहले, डिस्क्राइब करने से पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन कैसे होगी करोगे. द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अब ये ईएमएफ इंड्यूस क्यों बोल रहा हूं? इंड्यूस तो करंट हो रहा है ना. इंड्यूस क्या हुआ? करंट. लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ. ऐसा क्यों बोला हमने? बिकॉज द आइडिया हियर इज, अब तक हम बाय डिफॉल्ट एक माइंडसेट में रहते हैं जिसमें हमको ये पता है कि करंट बिना बैटरी के, मतलब बिना ईएमएफ के नहीं आता. इंड्यूस एक्चुअली करंट ही हुआ है, लेकिन हम इमेजिन क्या करते हैं? क्या इंड्यूस हुआ है? ईएमएफ. द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ in a coil due to change in the flux linked with the coil is known as electromagnetic induction. So there are 2 laws of electromagnetic induction. First law, Faraday's first law. फर्स्ट लॉ जो है ये क्वालिटेटिव है, मतलब ये आपको बताता है कि क्या हो रहा है और कितने क्वांटिटी में हो रहा है, ये सेकंड लॉ बताता है. तो फर्स्ट लॉ टेल्स यू दैट whenever there is relative motion between coil and magnet, मतलब whenever there is change in the flux linked with the coil, क्योंकि relative motion के बिना flux change होगा नहीं. So आप दोनों तरीके से लिख सकते हो. You can say whenever there is change in the flux linked with the coil, then an EMF is induced in the coil. या आप ऐसा भी बोल सकते हो whenever there is relative motion between coil and magnet, there is EMF induced in the coil. So both were right. Whenever there is change in the flux linked with the coil and EMF is induced in the coil, that is called as Faraday's first law. That is qualitative. It is telling you what is happening. Faraday's second law is quantitative. It tells you in what quantity it is happening. So quantitative, right? So quantitative, कितना क्वांटिटी में हो रहा है? तो the EMF, the magnitude of EMF induced is directly proportional to rate of change of flux linked with the coil. एक सेकेंड में जितना फ्लक्स लिंकेज चेंज होगा उतना ही ज्यादा EMF इंड्यूस होगा. तो the EMF induced in the coil is directly proportional to rate of change of flux linked with the coil. इसके बाद आया लेंज लॉ. लेंज लॉ ने सिर्फ फैराडे सेकेंड लॉ में किया करेक्शन. लेंज लॉ बताता है the EMF induced is such that it opposes the change in flux producing it. मतलब इस EMF induced EMF को जिसने प्रोड्यूस किया, किसने प्रोड्यूस किया? चेंज इन फ्लक्स ने. ये उसी को अपोज कर रहा है. तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF is such that it opposes the change in magnetic flux which produces it. तो E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी. बस नेगेटिव साइड एक्स्ट्रा लग गया, डन, गुड. इसके बाद
इसके बाद का जो टॉपिक है, एनर्जी कंजर्वेशन इन लेंज लॉ इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, 4-5 लाइनें तुम खुद करोगे। फ्लक्स ऑफ द फील्ड इज आल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आ गया हमारे पास डेरिवेशन, मतलब प्रूफ, किसका प्रूफ, लेंज लॉ का और फैराडेस सेकंड लॉ का। ये जो तुम E इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी या E इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी बोल रहे हो, इसको तुमको प्रूव करना है। किसको, E इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी या E इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो बेसिकली द आइडिया इस टॉपिक का नाम है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मोशनल ईएमएफ। देखो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ जब भी रिलेटिव मोशन होगा तब ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ मोशन। यहाँ पे ईएमएफ बैटरी से नहीं आ रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ मोशन। तो दो टाइप के मोशन है, एक है ट्रांसलेशनल मोशन जिसमें आप स्ट्रेट लाइन में मूव करोगे कॉइल को, एक है रोटेशनल मोशन जिसमें आप बार मैग्नेट को क्या करोगे, बार को क्या करोगे, रोटेट, नॉट मैग्नेट बट बार। तो अगला टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। नाम में ही है मोशनल, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस ड्यू टू मोशन, दैट इज व्हाई मोशनल ईएमएफ। तो दो टाइप के मोशन हमको देखने हैं। पहला है ट्रांसलेशनल, तो ट्रांसलेशनल मोशन या फिर मैं बोलूंगा ट्रांसलेशनल ईएमएफ। नोट्स में टॉपिक इसको दिया हुआ है ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ अ कंडक्टर, बट यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसलेशनल ईएमएफ। ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू लीनियर मोशन, ड्यू टू स्ट्रेट लाइन मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ अ कंडक्टर मतलब ट्रांसलेशनल ईएमएफ। यहाँ पे मैंने आपको दो मेथड्स बताए थे, मैं दोनों मेथड्स यहाँ पे रिपीट करूंगा क्योंकि दोनों मेथड आगे जाके दोनों लगने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है which is either coming out from the plane of board or going inside the plane of board. So that is important thing. So let us take magnetic field which is going inside. तो crossed magnetic field लेता हूँ मैं। आपको ऑलरेडी पता है what is the meaning of crossed magnetic field. Crossed magnetic field मतलब magnetic field which is going inside. And does not matter if you take dot magnetic field which is coming outside. It is basically the same thing. ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैंने आपको ट्रांसलेशनल ईएमएफ के दो डिफरेंट अप्रोच दिए थे और आपको मैंने बताया था कि 50% डेरिवेशन दोनों का सेम है। कहाँ तक सेम है, तो मैंने आपको बताया था बीएलवी तक सेम है। वो भी अब देखोगे बीएलवी तक सेम है कि नहीं, देखोगे आप। डी फाइव बाई डी टी इक्वल टू बीएलवी, इस स्टेप तक सेम है, देखेंगे। हमारे पास एक कॉइल है, ये कॉइल का एक पोर्शन, एक पार्ट इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरा आउटसाइड है। इसको कुछ नाम भी दिया था शायद, पी क्यू आर एस। ये जो साइड लेंथ है ये एक्स है और क्यू आर साइड का जितना पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है उसको हमने बोला था एक्स। हमने इसको क्या बोला था, एक्स। तो ये पार्ट है एक्स। द पार्ट of the coil which is inside the magnetic field, किसका पार्ट, साइड QR का, which is inside the coil is X। तो टोटल इनिशियल फ्लक्स, देखो अभी तक कोई करंट दिखाया नहीं क्योंकि करंट है नहीं, क्योंकि तुमने बैटरी लगाया नहीं, तुम बैटरी लगाओगे भी नहीं क्योंकि यहाँ पे तुम इंड्यूस ईएमएफ की बात कर रहे हो। तो ईएमएफ इंड्यूस कब होता है, जब भी फ्लक्स चेंज हो। तो जब फ्लक्स चेंज की बात करोगे तो इनिशियल फ्लक्स पहले बताना पड़ता है। व्हाट इज इनिशियल फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, what is flux, b bar dot a bar, which is ba cos theta, where theta is the angle between area element and magnetic field. Magnetic field is going inside और कॉइल का एरिया फाइंड करना है, डायरेक्शन फाइंड करना है। तो कॉइल पे क्या ड्रॉ करते हो, नॉर्मल, तो वो भी कहा जाएगा इनसाइड। तो एंगल कितना होगा, 0। तो cos ऑफ 0 इज 1। तो इनिशियल फ्लक्स क्या आ जाएगा, बी ए। लेकिन इनिशियल फ्लक्स ए क्या है, एल इंटू एक्स। So initial flux linked with the coil is BLX. Now what you do is you start moving this coil outwards with velocity V। बराबर, जैसे ही आप V वेलोसिटी से इसको बाहर निकालोगे तो फ्लक्स चेंज होगा। क्या चेंज होगा, फ्लक्स। तो रेट एट विच द फ्लक्स इज चेंजिंग दैट इज डी फाइव बाई डी टी। तो डी डी टी ऑफ BLX। मैग्नेटिक फील्ड तुमने चेंज किया क्या, नहीं। ये जो साइड लेंथ था एल, ये चेंज होगा क्या, नहीं। सिर्फ चेंज कौन होगा, एक्स, क्योंकि जैसे तुम इसको बाहर निकालोगे तो डिस्टेंस इनसाइड पार्ट ऑफ क्यू आर इनसाइड द फील्ड विल बिकम लेस एंड लेस एंड लेस। तो चेंज क्या हो रहा है, एक्स।
तो dx बाय dt, तो d5/dt क्या आ गया, BLV। दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू, मैंने आपको ये बताया था कि यहां तक अप्रोच आपका सेम रहेगा इक्वेशन नंबर 2 तक। ज्यादा क्लियर? तो BLV तक क्लियर। अब होता क्या है कि वेन एवर यू टेक दिस coil outside the magnetic field, flux linked with the coil changes. When flux linked with the coil changes and current is induced in the coil, क्योंकि फ्लक्स चेंज में तो करंट क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड। और इसके जो तीन साइड्स है, दे बिकम करंट कैरिंग कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एंड व्हेनेवर यू हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, व्हिच इज बिल साइन थीटा। बिल साइन थीटा। इस पे फोर्स आ गया F1, इस पे फोर्स आ गया F2, बराबर। ये F1 फोर्स है नीचे, F2 फोर्स है, और ये F1 F2 क्या हो जाएगा, कैंसल। इस साइड पे फोर्स होगा F जो कैंसल होगा नहीं, तो देयर इज दिस फोर्स F which does not cancel out, this force F1 cancels out F2। क्यों? क्योंकि करंट का डायरेक्शन अपोजिट है दोनों में, तो फोर्स का डायरेक्शन भी क्या होगा, अपोजिट। सो F1 एंड F2 दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, एंड हेंस दे कैंसल आउट। तो कैंसल कौन नहीं हुआ, F, मतलब ओवरऑल फोर्स अंदर की तरफ है, और यही तो होना वाला था, क्योंकि लेंज लॉ ने बताया ये था। जो कॉज है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, कॉज है, क्या कॉज था, मोशन ऑफ कॉइल आउटसाइड। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या करता है, इंड्यूस करंट क्या करता है, उसी को अपोज करता है। तो करंट पे फोर्स कैसा लगा, इनसाइड। उसको जिसने प्रोड्यूस किया था आउटवर्ड मोशन को, वो उसी को अपोज करने लग गया, तो ये होना ही चाहिए। विच मीन्स आप कॉइल को बाहर मूव कर रहे हो, फोर्स कहाँ है, अंदर की तरफ। तो इमेजिन मुझे फिर भी इस कॉइल को dx डिस्प्लेसमेंट से बाहर की तरफ मूव करना है, तो क्या होगा, वर्क डन। तो वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dw will be f dx with a minus sign. Negative sign indicates that the force and displacement are, मैं फिलहाल मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, तो आई विल नॉट राइट डाउन दिस साइन। और f आपको पता है BIL साइन थीटा, BIL, राइट, साइन थीटा। साइन थीटा इज 1। क्यों बताता हूं मैं, फिलहाल सिर्फ इतना ध्यान दो। वाई BIL, वाई नॉट साइन थीटा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, बिल साइन थीटा। व्हाट इज थीटा, डायरेक्शन एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ एलिमेंट। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, लेंथ एलिमेंट ऊपर है, क्योंकि फोर्स किस पे लग रहा है, किस पे लग रहा है फोर्स, PQ पे, वो जा रहा है ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, व्हाट इज द एंगल, व्हाट इज साइन 90। हाँ, तो इसलिए नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा उसको, डन। तो व्हाट इज DW, BIL dx। दिस इज वर्क डन in displacing the coil outwards from the magnetic field through a small displacement dx। equation number 3। फिर अभी यहाँ पे आके हम हो जाते हैं स्टक, क्योंकि इसका आगे समझ में नहीं आता करना क्या है। फिर हम बोलते हैं कि चलो पता नहीं कुछ तो पावर, क्योंकि DW पावर में भी आता है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, वर्क डन पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक पावर इज DW बाय dt, लेकिन इट इज ऑल्सो इक्वल टू E इंटू आई, क्योंकि पावर इज VI, V के यहाँ पे EI, क्योंकि तुम यहाँ पे वोल्टेज की जगह पे किसकी बात कर रहे हो, EMF की, तो EI। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा DW इक्वल टू EI dt। तो यू विल गेट DW इक्वल टू EI dt, इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम, हाँ, EI dt इक्वल टू EI dt इक्वल टू क्या, BIL dx। आई और आई कैंसल, आई आई गया, तो E इक्वल टू BL dx बाय dt। BL dx बाय dt इज V, तो BLV। लेकिन BLV क्या था, d5 बाय dt था। ये एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि यहां से आप फैराडेस का सेकेंड लॉ प्रूव करते हो कि नहीं। फिर क्यों नहीं आया सेकेंड लॉ, माइनस साइन क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने माइनस यहाँ पे लिखा नहीं था। लेंस लॉ, फैराडे सेकंड लॉ में माइनस होता है क्या, तो किस में होता है, हाँ, तो आप क्या प्रूव करते हो, लेंस लॉ। तो ये माइनस साइन अगर लिख देते तो यहाँ लिख देते तो यहाँ पे भी आ जाता माइनस, तो यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे भी आ जाता आपका माइनस, तो ये माइनस और ये भी। तो फिर BLV क्या है,
d5/dt। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 5, E इक्वल टू माइनस बी एल वी, लेकिन बी एल वी क्या है, d5/, तो माइनस d5/dt हो गया, राइट। तो नेगेटिव साइन मैं जानबूझ के अवॉइड कर रहा था, बिकॉज यू कैन ऑल्सो शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ई इक्वल टू d5/dt, बट ठीक है। नंबर 2, इसी का एक दूसरा अप्रोच है, जिसमें हमने यहाँ क्या किया, हमने कॉइल का एक पोर्शन लिया विच इज इनसाइड एंड द अदर इज आउटसाइड। और यहाँ पे जो कॉइल है, इस कॉइल के चारों साइड थे फिक्स। क्या थे? फिक्स। अब जो दूसरा अप्रोच है, उसमें एक साइड है मूविंग, तो एक मूविंग साइड है, ये साइड है मूवेबल, और ये पूरा का पूरा कॉइल है इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो बिल्कुल गड़बड़ नहीं चाहिए। आई विल नॉट कीप ऑन टेलिंग यू द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। नॉट इवन डिस्कशंस, नॉट अलाउड। तो यू हैव समथिंग लाइक दिस टाइम, जिसमें हमारे पास व्हाट यू हैव इज अ कॉइल। कॉइल में इनिशियली करंट है क्या? नहीं है, देयर इज नो करंट इनिशियली। इसके चार साइड्स थे, ABCD नाम दिया था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। नाम कुछ भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ इसमें एक साइड है विच इज फ्लेक्सिबल टू मूव। तो एक साइड है जो मूव होगा, बाकी सारे साइड्स क्या है? फिक्स्ड है। इफ आई रिमेम्बर, A B C and D was the side which can move। तो ठीक है, वट एवर इट इज। तो इनिशियली ये जो साइड लेंथ है BC, दिस इज x। कितना डिस्टेंस है ये? x। तो अप्रोच में छोटा सा चेंज। पहले कॉइल के चारों साइड्स फिक्स थे, एक पार्ट कॉइल का इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड था, एक आउटसाइड था। फिर आप कॉइल को बाहर मूव कर रहे हो, पूरे के पूरे कॉइल को बाहर मूव कर रहे हो। यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, हमारे पास कॉइल है, पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, लेकिन ये जो साइड BC है, ये CD है, ये मूवेबल है, राइट। तो इनिशियल फ्लक्स लिंक विद द कॉइल विल बी अगेन द सेम। इनिशियल फ्लक्स फाई क्या आएगा? BA। व्हाट इज A? LX। तो इनिशियल फ्लक्स इज BLX, क्योंकि फ्लक्स इज B इंटू A। फिर तुम क्या करते हो, इसको बाहर की तरफ मूव करते हो विद वेलोसिटी v। तो सिंस यू आर मूविंग दिस आउटसाइड, फ्लक्स लिंक विद द कॉइल विल चेंज। तो d5/dt विल बी d dt ऑफ BLX। कांस्टेंट क्या है? B, और L चेंज क्या हो रहा है? X। BLV। इक्वेशन नंबर 2। तो मैंने आपको बताया था कि इस इक्वेशन तक डेरिवेशन का अप्रोच है सेम। इसके आगे भी सेंटेंस है सेम। Since the flux linked with the coil changes, EMF and hence current is induced। तो करंट इंड्यूस हो गया। तो करंट अगर इंड्यूस हुआ, तो करंट इंड्यूस होने की वजह से फोर्सेस एक्सर्ट होंगे। ऊपर फोर्स आएगा और नीचे भी फोर्स आएगा, ये हो जाएगा कैंसल। F2 और F1, इसको तुम नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि हम बेसिकली यहाँ पे करंट का यूज नहीं करते है। फोर्स एक्ट हो रहा है, यस, पर बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। पिछले अप्रोच में हम बोलते हैं कि ऑल द साइड्स जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थे, तीन, चौथा तो था ही नहीं ना फील्ड के अंदर, तो उन तीनों पे फोर्स एक्ट हुआ, बिकॉज दे आर करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दो कैंसिल हो गए, एक आ गया बिल साइन थीटा इज 1, तो बिल BIL। वहां पे तुम करंट यूज करते हो फॉर फोर्स, यहाँ पे तुम करंट यूज ही नहीं करते हो। तुम बोलते हो कि जैसे फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या होगा? करंट इंड्यूस होगा। करंट इंड्यूस होना मतलब चार्जेस का मूव होना। करंट मतलब क्या? मोशन ऑफ चार्जेस। फिर हम बोलते हैं कि अच्छा करंट है तो चार्जेस मूव हो रहा है। तो यहाँ पे एक चार्ज इमेजिन कर लो, इमेजिन सम चार्ज हियर Q। तो ये भी तो मूव होगा, फिर होगा क्या मूव? यस। ये चार्ज क्या होगा? मूव होगा। ये चार्ज कहां से कहां जाएगा? D से C जाएगा। अब ये चार्ज मूव हो रहा है इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले तुम बोल रहे थे कि करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहे हो? मूविंग चार्ज पे फोर्स लग रहा है। तो व्हाट इज फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज? हाँ,
क्यू वी बार क्रॉस बी बार। वेलोसिटी डाउनवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, एंगल इज 90, तो फोर्स इक्वल टू क्यू वी बी। साइन 91 हो गया ना, तो फोर्स इज क्यू वी बी। क्लियर यहां तक? फिर आप बोलोगे कि सपोज सपोज इस चार्ज ने ये डिस्टेंस एल कवर कर लिया, मतलब चार्ज का क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपने आप होता है क्या, ये कैसे होता है, वर्क डन। तो व्हाट इज वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एल, फोर्स कितना है क्यू वी बी एल, ये आ गया वर्क डन। बराबर। फिर फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने आपको बताया था कि वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू ईएमएफ, मतलब चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। बताया था मैंने चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू इंटू ई। अरे डब्ल्यू इक्वल टू क्यू इंटू वी लिखते हो, तो यहाँ पे ई के पे क्या आएगा, वी के पे क्या आएगा, ई आएगा। तो इन दोनों इक्वेशन से क्या मिल गया आपको, इक्वेशन नंबर 3 और 4 से क्या मिल गया, क्यू ई इक्वल टू क्यू वी बी एल, क्यू क्यू, तो ई इक्वल टू बी एल वी, इक्वेशन नंबर 5। लेकिन ई इक्वल टू बी एल वी, लेकिन बी एल वी क्या है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 5 क्या मिल गया, E इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 5। हाँ ऑफ कोर्स मॉड, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिकली मॉड्स की बात कर रहे हैं ना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन, मतलब नेगेटिव साइन हियर ऑफ कोर्स। क्लियर? तो अप्रोच याद रखो क्या है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ पे सिर्फ इतना है कि व्हेन यू मूव वन साइड outside with velocity v, flux linked with the coil changes and hence current is induced. When current is induced, charges start moving. You take one charge at d q, it will start moving, it will go to c, it will cover a distance of L, but this charge is moving in an external magnetic field, hence it will experience a force q v bar cross b bar, that is q v b sin theta, but theta is 90, so q v b। तो चार्ज का हो गया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपने आप कभी होता नहीं है, फोर्स फोर्स वर्क डन करना पड़ता है ना, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस इज वर्क डन, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ एल, एफ एल एफ क्या था, क्यू बी बी इंटू एल। लेकिन वर्क डन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ऑल्सो चार्ज दैट इज मूविंग इनटू ईएमएफ, तो क्यू ई, तो क्यू ई इक्वल टू क्यू बी बी एल, तो वहां से आ गया ई इक्वल टू बी एल वी, लेकिन बी एल वी क्या था, डी फाइव बाई डी टी था। ब्रेन मैपिंग करो, टाइम है, अभी भी टाइम है, यू हैव टू लर्न हाउ टू मेक मैप्स ऑफ डेरिवेशन। फिर भूल जाते हैं, मुझे सब आता था लेकिन मैं प्रेशर की वजह से सब भूल गया। तो वो भूल क्यों गए तुम, प्रेशर लेने के लिए किसने बोला तुमको, रटना बंद करोगे तो होगा, तुम बस बुक रटोगे, ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप, तो गए काम से। तो चलो अभी इसके बाद पता है क्या आएगा, रोटेशनल 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 ईएमएफ। रोटेशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसमें पता है, इसमें हमारे पास वापस से एक फील्ड है, कौन सा फील्ड है, क्रॉस्ड फील्ड है। इसमें हमारे पास एक रॉड है, सम मेटल का रॉड है, कंडक्टिंग मटेरियल का रॉड है, जो पिवोटेड है। पिवोट करना मतलब एक जगह पे उसको नेल से फिट करना, तो हमारे पास एक पिवोटेड रॉड है, तो यू हैव अ रॉड, पिवोटेड रॉड, जो इस एक्सटर्नल फील्ड में क्या होगा, रोटेट होगा। अभी ओरिएंटेशन तुमको जैसा लेना तो वैसे लो, ऐसा लेना तो ऐसे भी ले सकते हो, डजंट मैटर रियली। फिर यहाँ पे हमने उसको एक नेल फिक्स कर दिया, फिर हम ऐसा इमेजिन कर दिया पिवोट है, पिवोट के पॉइंट को बोल देंगे पी, दिस इज पॉइंट ऑफ पिवोट पी। यहाँ तक क्लियर? फिर हम बोलते हैं कि इस रॉड को अगर मैंने छोड़ दिया तो क्या होगा, रोटेट होगा। मैंने ये भी करके ही बताया था आपको, और ये तो ज्यादा टाइम हुआ नहीं, रिसेंट है ये, रोटेट होगा। So when this rod rotates in an external magnetic field, it basically cuts the magnetic field lines. Cuts मतलब magnetic flux linked with the rod changes and hence EMF is induced. तो पहले तो तुम ये बोलते हो कि इसका लेंथ कितना है L, कितना लेंथ है इसका
एल, तो लेंथ ऑफ द रॉड इज नथिंग बट एल। तो यहां से यहां तक ये जीरो लेंथ है, ये टोटल लेंथ कितना है, एल। फिर हम इमेजिन करते हैं कि ये जो एल लेंथ का रॉड है, इट इज मेड अप ऑफ large number of finite small length elements each of thickness dr। तो तुमने इमेजिन कर लिया कि यहाँ पे एक एलिमेंट है, उसका थिकनेस कितना है, dr। यू टेक वन ऑफ दोज एलिमेंट। तो पहले तो तुम इमेजिन करते हो कि दिस वॉल इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स ईच ऑफ थिकनेस dr। और ये जो एक एलिमेंट मैं इमेजिन कर रहा हूं वो पिवोट से कितने डिस्टेंस पे है, r। कितने डिस्टेंस पे है, r। इसका थिकनेस कितना है, dr। तो जब ये रॉड रोटेट होगा तो इस एलिमेंट में ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि एलिमेंट का लेंथ स्मॉल है तो ईएमएफ इंड्यूस भी स्मॉल है। याद यहां से करना, E इक्वल टू बीवीएल, बीवीएल, बीवीएल मतलब dr। और क्योंकि L छोटा है तो E भी छोटा है, तो DE इक्वल टू बी वी डी आर, बी वी डी आर। क्लियर? व्हाट इज वी आर ओमेगा? तो व्हाट इज वी आर ओमेगा? तो बी आर ओमेगा डी आर। ये तो आपको मिल गया ईएमएफ इंड्यूस इन स्मॉल एलिमेंट। हमको अगर टोटल चाहिए, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू L, क्योंकि ये पूरे के पूरे लेंथ में छोटे छोटे डी आर है, तो इंटीग्रेशन 0 टू L बी आर ओमेगा डी आर। तो E इक्वल टू बी ओमेगा कॉन्स्टेंट आर डी आर फ्रॉम 0 टू L। तो E इक्वल टू बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू L। तो यू विल गेट therefore E इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय, खत्म। दिस इज ईएमएफ इंड्यूस्ड। और इस पे क्वेश्चंस आते हैं, स्पोक्स ऑफ योर बाइसिकल, एक्सेल और रिम, इसके बीच में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो दैट इज द फॉर्मूला यू आर सपोज टू यूज, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। इसके बाद है एसी जनरेटर, तो मैं एसी सर्किट्स में ही लेता हूं तो तभी रहेंगे। इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर, इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर, तो यहां पे भी जो हमने ट्रांसलेशनल ईएमएफ का पहला मेथड देखा वो सेम मेथड है, आधा पार्ट सेम है। मतलब ये जो मैंने लिया था ये सेम सेम। फिर आप सब वही बोलोगे, हमारे पास एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है विच इज क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, व्हाट इज क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड। व्हाट आर टाइटल ऑफ टॉपिक, इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर, इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर। देखो स्टोरी सेम है। स्टोरी ये है, हमारे पास एक कॉइल था, पार्शियली इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, पार्शियली आउटसाइड, इनिशियल फ्लक्स BLX। You start moving the coil outside, there is change of flux, rate of change of flux BLV। Since flux is changing, EMF is induced, and EMF induced is d phi by dt। अब तुम डिराइव नहीं करते बैठोगे, पिछले केस में तुमने ये डिराइव ये शो किया था, अब शो करने की जरूरत है क्या, नहीं, अब पता है हमको। तो दिस इज इक्वल टू BLV, दिस इज इक्वल टू BLV। यहां तक तुमको पता होना चाहिए, क्लियर? E इक्वल टू BLV तक तुमको पता होना चाहिए। फिर तुम बोलते हो कि EMF इंड्यूस हुआ तो करंट इंड्यूस हुआ ना, करंट इंड्यूस, करंट इंड्यूस हुआ तो E इक्वल टू आई आर, E इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू E बाई आर, वेयर R इज रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। कॉइल एक कंडक्टिंग मटेरियल का है, हर एक कंडक्टिंग मटेरियल का रेजिस्टेंस होता है, तो ये R क्या है, रेजिस्टेंस। तो देखो साइड में एक छोटा डायग्राम दिया है, वहां पे मैंने कॉइल का रेजिस्टेंस दिखाया है R। तो अभी मैं वो ड्रॉ नहीं करूंगा, बट R मतलब इस पूरे कॉइल का, PQRS कॉइल का क्या है, रेजिस्टेंस है। E तो तुम्हारे पास है ही, व्हाट इज E,
BLV, तो BLV बाय आर, ये मिल गया करंट, है ना, करंट का इक्वेशन। बराबर, वेरीफाई करते जाओ अच्छे से और समझेगा, यही है ना इक्वेशन। यस, यही होना चाहिए, और कुछ तो अल्टरनेटिव है नहीं। इसके बाद, इसके बाद तुम यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर की बात कर रहे हो, इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी मतलब वर्क डन, तो अगले पॉइंट में वर्क डन की बात होनी ही चाहिए। वो कहाँ से आएगा? फिर से स्टोरी वही है कि करंट इंड्यूस हुआ तो फोर्स आए, फोर्स आए तो दो फोर्स कैंसल हो गए, बचा कौन? एक फोर्स, एक फोर्स बचा। बराबर, करेक्ट। और एक फोर्स इनवर्ड्स है, तुमको कॉइल मूव करना है आउटवर्ड्स, तो आउटवर्ड्स कॉइल मूव करने में क्या होगा? वर्क डन होगा। तो वर्क डन इज गिवन बाय, व्हाट इज वर्क डन? बस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्टेंस मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिर उसके बाद आप बात करोगे पावर की, द रेट एट विच वर्क इज डन, एक सेकेंड में कॉइल को बाहर मूव करने में कितना वर्क हुआ, दैट इज पावर रेट एट विच वर्क इज डन। सिर्फ क्या है ना, छोटे छोटे स्टेप्स में डिफरेंस है। वहां पे तुम एक्चुअली लिखते हो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स, तुम यहाँ पे एक्चुअली लिखते हो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स। क्यों लिखा था? क्योंकि तुमको ए इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी प्रूव करना था। यहाँ तुमको प्रूव नहीं करना, ये हम ऑलरेडी पता है हमको कि वो है। यहाँ पे हमको एनर्जी ट्रांसफर की बात करनी है। तो वापस से उस लूप में अटक मत जाना, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स, स्टेप नहीं याद आ रही, तो तुमको वो करना ही नहीं है। तुमको बोलना है करंट इंड्यूस हुआ, तीन साइड्स पे फोर्स एक्ट हुआ, दो का फोर्स कैंसिल हो गया, एक का फोर्स कैंसिल नहीं हुआ, मुझे कॉइल को बाहर निकालना है, फोर्स अंदर की तरफ है, वर्क डन होगा, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और एक सेकंड में कितना वर्क हुआ उसको क्या बोलते हो? पावर। द रेट एट विच वर्क इज डन इज पावर। तो पावर इज वर्क अपॉन टाइम, but work is force into displacement upon time, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। तो व्हाट इज पावर? फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब यहां से आगे तुमको चीजें वापस से फॉर्मूला के फॉर्म में लानी है। तो पावर इज फोर्स, फोर्स इज बिल, BIL, ऑफकोर्स साइन थीटा, वापस स्टोरी वही है, एंगल इज 90, साइन 90 इज 1 इंटू वेलोसिटी दैट इज v। मतलब यहां तक तुमने लिख दिया पावर इज फोर्स इंटू वेलोसिटी, लेकिन फोर्स इज BIL और वेलोसिटी इज v। तो आई तुमने ऑलरेडी लिखा है, BLV/R इंटू एल, और बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, ये आ गया पावर। ये मैकेनिकल पावर है, दिस इज द रेट एट विच मैकेनिकल वर्क इज डन टू टेक द कॉइल आउट फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। अपने आप तो कॉइल अपने आप बाहर जाएगा क्या? हमने वर्क किया, तो मैकेनिकल वर्क है ये। अब क्वेश्चन ये है कि एनर्जी, वर्क इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड, तो गया कहाँ पे? फिर हमको हीट का इक्वेशन पता था, यू रिमेम्बर व्हाट इज हीट जनरेटेड? I²R, राइट। तो हमको पता है हीट जनरेटेड इज I²R, लेकिन I क्या है? BLV/R का स्क्वायर इंटू R। तो ये आ गया B²L²V²/R² और एक R कैंसल। ये क्या है? हीट जनरेटेड। ये क्या है? हीट जनरेटेड। ऑफ कोर्स पर यूनिट टाइम, क्योंकि तुम पावर लिख रहे हो ना, तो एनर्जी अपॉन टाइम है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कि ये जो तुमने मैकेनिकल वर्क किया था पर यूनिट टाइम, वो था B²L²V²/R, और पर यूनिट टाइम हीट जनरेटेड भी है B²L²V²/R। इसका मतलब जो मैकेनिकल पावर है वो हीट में कन्वर्ट हो गया, इसलिए नाम पता है क्या है? एनर्जी ट्रांसफर। द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट वी आर स्पेंडिंग इन टेकिंग द कॉइल आउट इज अपीयरिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट। हो गया खत्म। इसके बाद का टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस। मैंने एक्चुअली इसको दो लेक्चर दिए हैं, लेकिन वो एक में खत्म होता है ये चैप्टर, तो देखते हैं, हो गया तो वेल एंड गुड। हमारा वैसे भी एक चैप्टर मिसिंग चल रहा है, वो कवर हो जाएगा फिर। तो सेल्फ इंडक्टेंस, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, एक्सट्रीमली इजी, एक्सट्रीमली सिंपल। हमारे पास एक कॉइल है, एक ही कॉइल है, और यहाँ पे तुमने इसको लगा दिया
मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लगाया, सोर्स लगा दिया आपने। या तो एसी सोर्स लगाओ या तो डीसी सोर्स लगाओ। अगर आपको एसी में कंफ्यूजन तो डीसी लगा दो, क्या फर्क पड़ता है, डीसी सोर्स लगाओ। तो सब सोर्स ऑफ ईएमएफ, राइट। और जैसे ही तुम की को क्लोज करोगे, रियोस्टेट भी होगा तो होगा, जैसे तुम की को क्लोज करोगे, आपको पता होना चाहिए भले ही ये डीसी सोर्स हो, भले ही इसका करंट कैपेसिटी 10 एम्पियर का हो, लेकिन की क्लोज करने के बाद जीरो से डायरेक्ट 10 नहीं जाता है, इन स्टेप्स बढ़ता है। मैक्सिमम करंट मिल जाता है आपको 10। तो जब करंट बढ़ रहा है तो करंट थ्रू द कॉइल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। करंट थ्रू द कॉइल इंक्रीजेस मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि तुमने लास्ट चैप्टर में देखा कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू करंट। मोर द करंट मोर इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो की क्लोज करने के बाद जैसे करंट बढ़ेगा इन स्टेप्स, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। किसका फ्लक्स, कॉइल का। तो करंट पास होगा तो कॉइल में फ्लक्स जनरेट होगा, और ये फ्लक्स खुद का खुद के साथ ही लिंक्ड है। whenever flux linked with the coil changes and EMF is induced in the coil। तो यहाँ पे खुद के ही करंट के चेंज की वजह से खुद में ही EMF इंड्यूस हो गया, तो क्या बोलते हो, सेल्फ इंडक्शन। इंडक्टेंस तो कोएफिशिएंट है, सेल्फ इंडक्शन। The phenomena of production of induced EMF in a coil due to the change in the current in the same coil is known as self induction। और हमको ऑलरेडी पता है, क्या पता है, हमको पता है कि फ्लक्स डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे और वो डिपेंड करता है करंट पे। तो जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा फ्लक्स, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये टोटल फ्लक्स है, मतलब जितने भी टर्न्स होंगे सारे का मिला के है। सिंगल टर्न के फ्लक्स को हम नोटेशन अलग देंगे बाद में, ये टोटल फ्लक्स है। तो इसको हटाया तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको आप बोलते हो सेल्फ इंडक्टेंस या फिर coefficient of self induction, where L is a constant of proportionality known as self inductance or coefficient of self induction। फिर हमको पता है E इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी। चलो स्टेप लिख ही देता हूं मैं। E इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी। तो E इक्वल टू माइनस डी डी टी ऑफ एल आई। तो E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी। यहां से तुम मैग्नीट्यूड वाइज अगर लिखते हो तो मॉड इस एल डी आई बाय डी टी का भी मॉड। तो यहां से तुमको एल मिल जाता है, मॉड ऑफ ई अपॉन मॉड ऑफ डी आई बाय डी टी। तो सेल्फ इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल टू दैट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सेम कॉइल। उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसी के करंट के चेंज की वजह से। So the coefficient of self-induction is defined as the ratio of EMF induced in a coil to that of rate of change of current in the same coil। ये सेम वर्ड नहीं दिखा तो मार्क्स जाते हैं, सेम नहीं तो फिर म्यूचुअल और सेल्फ में डिफरेंस क्या रहेगा फिर। क्लियर यहाँ तक, पक्का पक्का। फिर इसके ऐसा यूनिट निकालना तो जोक है। ऊपर क्या है, वोल्टेज, क्योंकि ई क्या है, वोल्ट है। क्या है ई, वोल्ट। एम्पियर पर सेकेंड, करंट अपॉन टाइम है ना, वोल्ट अपॉन एम्पियर अपॉन सेकेंड, सेकेंड गया ऊपर तो वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, बराबर। तो वो फिर अभी आप देख लोगे ऐसा यूनिट, डायमेंशन भी आप ही देख लोगे। आई विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एनर्जी ऑफ द सर्किट। एनर्जी ऑफ द सर्किट, वापिस से स्टोरी वही, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरी में डिटेल डालने पड़ेंगे। तो क्या बोलोगे, सिंपल है। What you will say, we know that when current in a coil increases, flux linked with the coil also increases. This flux is linked with the coil itself, hence an EMF and hence a current is induced in the coil। This induced current is opposite to that of original current। और जो फ्लक्स ओरिजिनल करंट डेवलप कर रहा था उसको ये अपोजिट करंट अपोज करेगा। इसका मतलब अगर हमको ओरिजिनल करंट को फ्लक्स डेवलप करना है तो उसको अपोजिशन फेस करना पड़ रहा है, किसका, इंड्यूस करंट का। तो इसलिए बोलता हूँ कॉन्सेप्ट को एकदम मैपिंग करना पड़ता है। की क्लोज किया, करंट इंक्रीज होने लगा, करंट इंक्रीज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगा। ये मैग्नेटिक फील्ड खुद कॉइल का है, खुद के साथ लिंक्ड है।
मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस हुआ, और एक करंट अपोजिट होता है टू दैट ऑफ ओरिजिनल। तो ओरिजिनल करंट को अपना मैग्नेटिक फ्लक्स बनाने में अपोजिशन फेस करना पड़ा। जहां भी अपोजिशन होती है वहां पे वर्क डन होता है। वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो दिस वर्क डन स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, जिसको आप बोलते हो एनर्जी ऑफ द सर्किट। तो मैग्नेटिक एनर्जी और एनर्जी ऑफ सर्किट दे आर सेम थिंग, वो दो अलग अलग चीजें है ही नहीं, सिर्फ नाम अलग अलग है। क्लियर? तो इसके डेरिवेशन के स्टेप्स भी एक्सट्रीमली सिंपल है। तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं? आप बोलते हो कि चलो एक काम करते हैं। अभी दो तरीके हैं सोचने के। देखो करंट तो चेंज होने वाला है, तो करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो वर्क डन, मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस होगा। करंट इंड्यूस किसको अपोजिट है? ओरिजिनल को। तो मुझे अगर ओरिजिनल करंट डी आई स्मॉल वैल्यू से भी बढ़ाना है तो अपोजिशन है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है। ये एक अप्रोच है। दूसरा अप्रोच ये है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम dt में कितना वर्क डन हो रहा है। व्हाट इज dw बाई dt? ए आई, बस खत्म। तो dw क्या आ गया? ए आई डी टी। दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टाइम t। मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स झटके से डेवलप होगा क्या? नहीं, स्लोली। तो हर टाइम dt इंटरवल में फ्लक्स थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। बढ़ेगा तो अपोजिशन था, अपोजिशन था तो वर्क डन है। तो स्मॉल टाइम dt में वर्क डन कितना है? dw, वो क्या है? ए आई dt। लेकिन e क्या है? माइनस एल डी आई बाई डी टी, आई डी टी, डी टी डी टी। मैंने इसलिए तो बोला स्मॉल टाइम इंटरवल में कितना वर्क डन है, या तो स्मॉल करंट को इंक्रीज कर, करंट को स्मॉल वैल्यू से इंक्रीज करने में कितना वर्क डन है, कितना है? माइनस एल आई डी आई, माइनस एल आई डी आई। ये आ गया आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। जो पीक वैल्यू होगी करंट की, तुमने की क्लोज किया है, करंट बढ़ते 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 मैक्सिमम कैपेसिटी पे आ गया, उसको बोल दूंगा आई जीरो। क्या बोल दूंगा उसको? आई जीरो। तो डी आई से जब करंट चेंज हुआ तो वर्क डन कितना हुआ? डी डब्ल्यू विच इज माइनस एल आई डी आई। तो टोटल वर्क डन कितना होगा? कहां से? जीरो टू आई जीरो डी डब्ल्यू। तो जीरो टू आई जीरो डी डब्ल्यू मतलब माइनस एल आई डी आई। एल तो कांस्टेंट था, माइनस भी बाहर। व्हाट इज आई डी आई इंटीग्रेशन? आई स्क्वायर बाय टू। तो दिस इज आई स्क्वायर बाय टू फ्रॉम जीरो टू आई जीरो, फ्रॉम जीरो टू आई जीरो। Therefore, work done W equal to minus L I zero square by 2. मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज मतलब मॉड वैल्यू बराबर, एंड दिस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दिस एनर्जी ऑफ द सर्किट। फिर इस इक्वेशन से हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस का एक अल्टरनेट डेफिनेशन बना लेते हैं। हम बोलते हैं कि अगर पीक वैल्यू ऑफ करंट 1 एम्पियर अगर हो गया, मैक्सिमम करंट इज 1 एम्पियर, तो if peak value of current happens to be 1 ampere, then you have work done equal to, then you have work done equal to, हाँ, L by 2, तो L equal to, so self inductance is numerically equal to twice the work done in establishing the magnetic flux associated with a current of 1 ampere. हो गया? हो गया? 16 चैप्टर 16 घंटे डन। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। कुछ है नहीं इसमें। इसके बाद पता है क्या होगा? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, राइट? इसके बाद आएगा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, क्योंकि उसके अगले टॉपिक के, उसका अगला टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी का। एनर्जी डेंसिटी के लिए आपको सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड का फॉर्मूला लगता है। तो इसलिए डायरेक्ट जंप नहीं मार सकते, क्योंकि हमने जंप मारा था रेगुलर क्लास में, फिर मैं आपको बैक लेके आया कि याद रखना इसके लिए ये चाहिए। फिर हमने L बाई एल इक्वल टू म्यू जीरो एन स्क्वायर ए ऐसा डिराइव किया था। अगला टॉपिक है इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस ही बेसिकली वो
इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड। तो हमारे पास है एक सोलेनोइड, इस सोलेनोइड पे है वाइंडिंग्स, ऑफ कोर्स इस वाइंडिंग में है करंट। क्या है इसमें? करंट। क्या है? करंट। अभी करंट को मैंने स्मॉल आई लिखा था, कैपिटल आई लिखा था, मेरे को याद नहीं अब। स्मॉल आई, ठीक है, नोटेशन डजंट मैटर रियली, बट ठीक है, आई जस्ट वांट टू कीप इट एट पार विद द नोटेशन ऑफ योर टेक्स्ट बुक। द लेंथ इज एल। वही स्टोरी। टोटल फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट। Flux is proportional to I. Flux equal to Li. Flux is N phi B, where N is the total number of turns in the solenoid, winding of solenoid, and phi B is the flux linked with each turn. तो स्टोरी वही है वापस से। Total flux is proportional to current. Flux equal to Li. Total flux is number of turns into flux linked with each turn equal to Li. Equation number 1. Where phi b is the flux linked with each turn, single turn. So phi b is flux linked with each turn, each turn. फिर आप बोलते हो लेकिन वेट, मेरे को एन फाइ बी का और एक फॉर्मूला भी मिल सकता है। एन फाइ बी का मिल सकता है एन बी बार डॉट ए बार, विच इज एन बी ए कॉस ऑफ 0 1। क्यों ऐसा? अरे सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड होता है अलोंग द एक्सिस, और ये मैग्नेटिक फील्ड टर्न को है परपेंडिकुलर, और ये जो एरिया है, एरिया का डायरेक्शन भी होता है परपेंडिकुलर। मतलब बी और ए का डायरेक्शन क्या है? सेम। तो एंगल कितना है? 0। तो कॉस 0 कितना है? 1। क्लियर? लेकिन ये सोलेनोइड है। चैप्टर नंबर 11 जो हमने कल कंप्लीट किया रिवीजन, B इक्वल टू म्यू 0 एन आई। तो म्यू 0 स्मॉल एन आएगा, स्मॉल एन आई। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड है सेम, तो राइट हैंड साइड भी होगा सेम। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 यू विल गेट एल आई इक्वल टू एल आई इक्वल टू एन म्यू 0 एन आई आई आई। लेकिन तुमको पता होना चाहिए ये जो नंबर ऑफ टर्न्स होता है स्मॉल एन, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट। तो अब या तो तुम स्मॉल एन को एन बाई एल लिख लो, या तो तुम कैपिटल एन को एन इंटू एल लिख लो। तो सब्स्टिट्यूट कर दो। एल इक्वल टू एन एल म्यू 0 एन, कुछ रह गया मुझे पता है, समथिंग इज मिसिंग, आई विल राइट इट डाउन। एन स्क्वायर एल म्यू 0, तो एल बाय एल इज म्यू 0 एन स्क्वायर। मिसिंग इज ए। क्या छूट गया हमसे? ए, क्योंकि हमने बी तो लिख दिया लेकिन यहाँ पे ए लिखा क्या? नहीं, तो ए भी हमको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ आ गया ए, तो उधर आ गया ए, तो इधर आ गया ए, यहाँ आ गया ए, यहाँ पे भी आ गया ए। हियर ऑल्सो यू विल हैव ए एंड ए। दिस इज इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, म्यू 0 एन स्क्वायर ए। इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ। इसके बाद आप बात करते हो एनर्जी डेंसिटी की। मतलब देखो ऐसा है, फिर से कनेक्ट करो। सोलेनोइड में से तुमने करंट पास किया है, करंट बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो खुद कॉइल के साथ लिंक्ड है, खुद कॉइल के साथ लिंक्ड है, तो करंट इंड्यूस होगा जो इस डेवलपिंग फ्लक्स को अपोज करेगा। तो वर्क डन होगा, वर्क डन होगा तो वो वर्क डन स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको आप बोलते हो मैग्नेटिक एनर्जी। मतलब मैग्नेटिक एनर्जी का टॉपिक अलग से लेने की जरूरत नहीं है, वो एनर्जी ऑफ सर्किट ही है। कितना है वो? एल आई 0 स्क्वायर बाई 2। ये पूरा का पूरा एनर्जी स्टोर कहाँ हो गया? इन द वॉल्यूम ऑफ सोलेनोइड। मतलब पूरा का पूरा हो गया यहाँ पे स्टोर इन द वॉल्यूम ऑफ सोलेनोइड। हमको फाइंड करना है कि यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर्ड है, इसको क्या बोलते हो? एनर्जी डेंसिटी। तो दो टॉपिक दो नहीं है, सेम है, एक मैग्नेटिक एनर्जी और एक एनर्जी ऑफ सर्किट। तो मैं डबल डबल लूंगा नहीं, क्योंकि वो दो चीज है ही नहीं, वो सेम है। एनर्जी डेंसिटी
ये सिर्फ इतना है कि व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। और तुमको याद होगा मैंने बोला था एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो या ये हो, यू स्मॉल यू, कौन सा यू, और टोटल एनर्जी इज कैपिटल यू, तो कैपिटल यू बाय वी, ये कितना है, हाफ एल आई जीरो स्क्वायर। हो सकता है मैंने आई बोला हो, आई डोंट केयर, आई जीरो आई एक ही बात है। वॉल्यूम कितना होता है, ए इंटू एल। किसका वॉल्यूम, सोलेनोइड का। सोलेनोइड क्या है, सिलेंडर है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। वो कैपिटल एल क्या है पता है, सेल्फ इंडक्टेंस। मैंने आपको ये भी बोला था कि कैपिटल एल और स्मॉल एल में कंफ्यूजन करने का ही नहीं। कैपिटल एल इज फॉर सेल्फ इंडक्टेंस, स्मॉल एल इज लेंथ। हाफ, ये जो एल बाई एल है, एल बाई एल और आई जीरो बाय ए, ये एल बाय एल की जरूरत पड़ने वाली थी, म्यू जीरो एन स्क्वायर ए आई जीरो बाय ए कैंसल। मतलब ये यू भी आ गया आपके पास, म्यू जीरो एन स्क्वायर आई जीरो स्क्वायर अपॉन, तो इसको मैंने कर लिया एडजस्ट। क्यों, क्योंकि म्यू जीरो एन आई क्या है, म्यू जीरो एन आई क्या है, कहाँ पे, एक्सिस पे, तो बी स्क्वायर बाय टू म्यू जीरो, दिस इज द एनर्जी डेंसिटी। मैंने तुमको कैपेसिटर के साथ भी कंपेयर करके दिया था, हाफ एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर। अगर म्यू जीरो डिनोमिनेटर में होता है तो एप्सिलॉन जीरो न्यूमरेटर में जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्विवेलेंट बनता है मैग्नेटिक फील्ड में। वहां पे हाफ एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर था, यहाँ पे हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू जीरो है। दिस इज एनर्जी डेंसिटी। यहाँ तक क्लियर, गुड। अब अब हमारे पास बचा दो ही टॉपिक, नहीं तीन टॉपिक। तो ये तीन टॉपिक को हम कल कर लेंगे पहले 15 मिनट के अंदर। फिर एक 1 to 1.5 आवर एक्स्ट्रा एक्सटेंड होगा, क्योंकि कल हमारे पास बोनस है। तो वो बोनस में हम लोगों ने जितने भी अभी तक चैप्टर किए हैं, दो दो तीन तीन न्यूमेरिकल लेंगे उसके। ओके, so we will start with the last few remaining topics of EMI, and if you remember हमारा जो लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था दैट वाज एनर्जी डेंसिटी। उसके बाद का टॉपिक था म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस या फिर कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्टेंस ये कोएफिशिएंट होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है, जिसको आप कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी बोलते हो। कॉन्सेप्ट को आप बोलते हो म्यूचुअल इंडक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन? तो हमारे पास दो कॉइल्स है, वी हैव टू कॉइल्स। एक कॉइल को यू हैव अ गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड विच इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कॉइल, और आपके पास एक और कॉइल है जिसको आपने एक सोर्स मतलब बैटरी कनेक्ट करके रखा है थ्रू अ की, इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी कॉइल। तो आइडिया ये इज, जैसे ही आपने प्राइमरी कॉइल में की क्लोज किया तो करंट इन द प्राइमरी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, एंड सिंस देयर इज चेंज इन द करंट इन द प्राइमरी, द मैग्नेटिक फील्ड एंड हेंस द फ्लक्स ऑफ प्राइमरी विल चेंज। लेकिन ये जो प्राइमरी का फ्लक्स है इट इज लिंक्ड विथ सेकेंडरी, तो बिकॉज द फ्लक्स ऑफ प्राइमरी चेंजेस, hence the flux linked with the secondary also changes, and hence an EMF is induced in secondary coil. इसको आप बोलते हो म्यूचुअल इंडक्शन। The phenomena of production of induced EMF in a coil due to change in the current in the neighboring coil is known as mutual induction. यहाँ पे EMF इंड्यूस हो रहा है सेकेंडरी में, दूसरे कॉइल में करंट चेंज हो रहा है प्राइमरी में, तो दैट इज आइडिया। तो ये एग्जैक्टली ऑन द सिमिलर लाइंस ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन जैसा ही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ सेल्फ इंडक्शन में चेंज इन द करंट इन द सेम कॉइल का, ईएमएफ इंड्यूस इन द सेम कॉइल का। यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हुआ है सेकेंडरी में, करंट चेंज हुआ है प्राइमरी में। तो अगर आपको याद होगा, टोटल फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, लेकिन फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन द प्राइमरी।
तो फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी is equal to some constant of proportionality m into current in the primary, where m is called as mutual inductance or coefficient of mutual induction. Is that clear? Phi s is the flux linked with secondary. Flux linked with the secondary will depend on current of the primary. प्राइमरी में करंट बढ़ेगा तो प्राइमरी का फ्लक्स बढ़ेगा, जो सेकेंडरी के साथ लिंक्ड है तो सेकेंडरी का फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो ईएमएफ इंड्यूस किस में होगा? सेकेंडरी में, विच इज इक्वल टू माइनस डी फाई एस बाय डी टी। तो माइनस डी डी टी ऑफ फाई एस इज एम आई पी, तो देयरफॉर ई एस इक्वल टू माइनस एम डी आई पी बाय डी टी। यहाँ तक क्लियर? गुड। तो यहां से आपको m मिल जाएगा, m इक्वल टू ई अपॉन डी आई पी बाय डी टी। मैंने माइनस नहीं लिखा, मतलब मैं क्या दे रहा हूं? मॉड। तो ये हो गया आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेफिनेशन। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन वन कॉइल टू दैट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सेकेंडरी, मतलब अदर कॉइल, सेकेंड कॉइल, नॉट सेकेंडरी कॉइल। ईएमएफ किसमें इंड्यूस हुआ? सेकेंडरी में। करंट किसमें चेंज हुआ? प्राइमरी में। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन वन कॉइल टू दैट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सेकेंड कॉइल, अदर कॉइल। ओके, क्लियर? तो इतना आपको पता होना चाहिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का। और मैं इसके डायमेंशंस बताऊंगा नहीं, ऐसा यूनिट बताऊंगा नहीं, क्योंकि तुमने ऑलरेडी किया है ये इसमें, सेल्फ इंडक्टेंस में। लेकिन इसका यूनिट क्या होता है? हेनरी। इट इज मेजर्ड इन हेनरी, ये पता होना चाहिए। इसके बाद इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग ऑफ टू सर्किट्स है। इसके बाद का टॉपिक है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग ऑफ टू सर्किट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक इज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग मतलब क्या? तो देखो, म्यूचुअल इंडक्शन में करंट चेंज होता है एक कॉइल में, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है एक कॉइल में, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड मतलब फ्लक्स किसके साथ लिंक्ड है? सेकेंडरी के साथ। तो इसमें भी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है प्राइमरी कॉइल का पूरा फ्लक्स किसके साथ लिंक्ड है? सेकेंडरी के साथ। हो सकता है प्राइमरी कॉइल का 50% लिंक्ड है सेकेंडरी के साथ। तो प्राइमरी कॉइल का कितना फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक्ड है, ये बताने के लिए हमको पैरामीटर चाहिए, जिसको बोलते हो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज द मेजर ऑफ पोर्शन ऑफ फ्लक्स ऑफ प्राइमरी दैट इज लिंक्ड विद सेकेंडरी। प्राइमरी का कितना फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक्ड है, दैट इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ओके, राइट? तो एक कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग हमको डिफाइन करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले यू नीड टू नो बेसिक आइडियाज। तो आपको याद है ये स्टार्ट कहां से करते हो डिराइव करना? डू यू रिमेम्बर? म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस M is directly proportional to E21, where E21 is a flux induced in secondary due to field of primary. E21 EMF induced in the secondary due to flux of primary. Due to flux of primary. Equation number 1. Is that clear? Good. But if you remember, E21 खुद किस पे डिपेंड करता है? N2 पे। क्योंकि देखो यहाँ पे दो चीजों पे डिपेंड करेगा E21। नंबर वन, E21 नंबर वन इसमें बोला है E21 वन क्या बताता है आपको? फ्लक्स ऑफ प्राइमरी। मतलब फ्लक्स किसने जनरेट किया? प्राइमरी ने। तो या तो प्राइमरी का फ्लक्स बढ़ना चाहिए, प्राइमरी का फ्लक्स बढ़ेगा तो सेकेंडरी का फ्लक्स अपने आप ही बढ़ेगा, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ेगा। या फिर अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूं सेकेंडरी में, देखो टोटल फ्लक्स कैसे लिखा था आपने? टोटल फ्लक्स वाज नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न। तो ये जो E21 है ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो प्राइमरी कितना फ्लक्स जनरेट कर रहा है उस पे, और दूसरा सेकेंडरी में कितने टर्न्स है उस पे।
प्राइमरी का फ्लक्स बढ़ गया तो भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स तुमने सेकेंडरी में बढ़ा दिए तो भी बढ़ेगा। तो E21 डिपेंड्स ऑन टू पैरामीटर्स N2 एंड Φ1, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, या फिर अभी आपको और भी सॉल्व करना तो करो, आखिर में लिखेंगे फिर। अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास प्राइमरी है, 5 टर्न्स है, इसमें से करंट I है। मेरे पास और एक प्राइमरी है, इसमें 10 टर्न्स है, इसमें से भी सेम करंट I है। तो ज्यादा फ्लक्स किसने जनरेट किया? सेकेंड कॉइल ने। क्यों? मतलब फ्लक्स Φ1 किस पे डिपेंड कर रहा है? तो Φ1 खुद किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, राइट? बट यू कैन से फ्लक्स Φ1 itself is proportional to N1, इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 you can say that E21 is proportional to N2 into N1, equation number 4। From equation number 1 and 4, from equation number 1 and 4, you have mutual inductance M, which is directly proportional to E21 मतलब N2 into N1। यहाँ तक clear? Good, right? So therefore, what you can have is M is equal to some constant of proportionality K known as coefficient of coupling N2 into N1। तो K is known as coefficient of coupling। ये आ गया coupling coefficient, this is coupling coefficient, coefficient of coupling is K। तो K की वैल्यू 1 मतलब परफेक्टली कपल्ड, मतलब पहले कॉइल का, प्राइमरी कॉइल का पूरा फ्लक्स किसके साथ लिंक्ड है? सेकेंडरी के साथ। K की वैल्यू अगर 0.5 से 1 के बीच में आती है तो इसको बोलते हो स्ट्रांगली कपल्ड। इफ द वैल्यू ऑफ K इज बिटवीन 0.5 to 1 देन इट इज सेड टू बी स्ट्रांगली कपल्ड, राइट? अगर K की वैल्यू 0.5 से कम होती है तो लूजली कपल्ड। तो मैं वापस एक बार कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू E21 where E21 is the flux, sorry, EMF induced in secondary due to flux of primary। E21 is the EMF induced in secondary due to flux of primary, but E21 ये खुद डिपेंड करता है N2 और Φ1 पे, क्योंकि वेरी ऑब्वियस, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी बढ़ा दूं तो ज्यादा फ्लक्स लिंक हो जाएगा, या फिर अगर मैं पहले का फ्लक्स बढ़ा दूं तो भी EMF इंड्यूस ज्यादा होगा। लेकिन Φ1 खुद किस पे डिपेंड करता है? N1 पे। तो इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर दोगे तो आपको मिलेगा M प्रोपोर्शनल टू N2 इंटू N1। तो ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा इसको बोलते हो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। देन you have one last topic in this chapter, that is transformers। तो बहुत ही सिंपल आइडिया है। तो ट्रांसफॉर्मर में व्हाट यू हैव इज, हमारे पास बेसिकली ऐसा है, एक सॉफ्ट आयरन कोर है। सॉफ्ट आयरन कोर का मैंने आपको यूज बताया था, याद है कि इसका यूज क्या है? ईएमएफ इंड्यूस कब होता है? जब फ्लक्स चेंज हो। फ्लक्स चेंज कब होता है? जब करंट चेंज हो। करंट चेंज तुम किस में करोगे? प्राइमरी में। और ये करंट चेंज प्राइमरी में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड किसका चेंज होगा? प्राइमरी का। ये प्राइमरी का फील्ड जो है, फ्लक्स जो किसका लिंक होना चाहिए? सेकेंडरी के साथ। तो जो सॉफ्ट आयरन कोर है इस पे 2 वाइंडिंग होते हैं, एक तो आप बोलते हो प्राइमरी वाइंडिंग, एक तो आप बोलते हो सेकेंडरी वाइंडिंग। ये प्राइमरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग इनपुट के लिए होता है और सेकेंडरी आउटपुट के लिए होता है। तो ये प्राइमरी है, सेकेंडरी। अगर सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से ज्यादा हुए तो स्टेप अप, मतलब अगर 230 वोल्ट सप्लाई दे रहे हो तो आपको 230 से ज्यादा मिलेगा। अगर सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम हुए तो स्टेप डाउन, बराबर? तो यहां याद रखना, ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है इसका रोल क्या है? इसका रोल है टू लिंक द फ्लक्स ऑफ प्राइमरी विथ सेकेंडरी। प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक करना है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रास्ता देना है जाने के लिए। दैट इज द आइडिया। यहां तक क्लियर? पक्का पक्का? तो अगर प्राइमरी में करंट चेंज होगा तो प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड
चेंज होगा। प्राइमरी का खुद का फील्ड खुद के साथ क्या है, लिंक्ड है, और उसका फील्ड किसके साथ लिंक्ड है, सेकेंडरी के साथ। तो प्राइमरी का फ्लक्स खुद के साथ भी लिंक्ड है और सेकेंडरी के साथ। तो अगर मैं करंट की वैल्यू चेंज करता हूँ प्राइमरी में तो फ्लक्स चेंज होगा, और ये फ्लक्स दोनों के साथ लिंक्ड है, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। तो ईएमएफ दोनों में इंड्यूस हो जाएगा। तो देयर विल बी ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी एज वेल एज इन सेकेंडरी। और आपको पता है ईएमएफ इंड्यूस्ड इज माइनस डी फाई बाय डी टी। तो माइनस डी फाई बाय डी टी। यहां तक क्लियर, बराबर। लेकिन आपको पता है व्हाट इज द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी, एनपी इंटू फाई। व्हाट इज फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी, एनपी इंटू फाई। क्यों एनपी इंटू फाई, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे तो फ्लक्स भी ज्यादा होगा। और आपको पता है हर एक टर्न के साथ कितना फ्लक्स है, फाई। तो एनपी इंटू फाई, where np is the number of turns in primary and phi is the flux linked with each turn. Similarly it is minus d dt of ns phi, where ns is the number of turns in secondary and phi is the flux linked with each turn of secondary. तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर देते हो तो EP बाय ES इक्वल टू, और बाय द वे ये NP कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आ जाएगा बाहर डी फाई बाय डी टी, और ये NS कांस्टेंट है ये भी आ जाएगा DS बाय डी फाई बाय डी टी। तो जब इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो क्या बनेगा, NP बाय NS, माइनस माइनस हो गया प्लस डी फाई बाय डी टी, डी फाई बाय डी टी हो गया कैंसल। तो EP बाय ES इक्वल टू NP बाय NS। यहां तक क्लियर। इसको बोलते हो ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन, और राइट हैंड साइड को बोलते हो टर्न्स रेशो, क्योंकि ये क्या है, रेशो ऑफ टर्न्स है। इक्वेशन को क्या बोलते हो, ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन, और राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन को क्या बोलते हो, टर्न्स रेशो। यहां तक क्लियर। अगर हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मर आइडियल ट्रांसफॉर्मर हुआ तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर में आपको पता होना चाहिए पावर इनपुट इक्वल टू पावर आउटपुट। पावर होता है V इंटू आई, यहाँ पे E इंटू आई। इनपुट EPIP, आउटपुट ESIS। तो यू हैव इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर, किसके लिए, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। किसके लिए, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। किसके लिए, वेरी गुड। हमारे पास इक्वेशन में क्या था, EP बाय ES। तो EP बाय ES क्या आएगा, IS बाय IP, इक्वेशन नंबर 2, बराबर। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, from 1 and 2 you have EP by ES equal to NP by NS equal to IS by IP, IS by IP। तो अब इस इक्वेशन से आपके पास दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर बनते हैं। एक होता है स्टेप अप, स्टेप अप में नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। गलत बोल रहा हूं मैं, ध्यान दो। सेकेंडरी में टर्न्स ज्यादा होंगे, प्राइमरी में कम होंगे। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज लेस देन सेकेंडरी। इसको क्या बोलते हो, स्टेप अप। इसको क्या बोलते हो, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो NS बाय NP विल बी, NS by NP will be greater than 1, NS by NP will be greater than 1। अगर NS by NP greater than 1 है तो ES by EP भी greater than 1 है, मतलब ES greater than EP है। तो सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा है, प्राइमरी में कम है। व्हाट इज EMF, तो व्हाट इज EMF इन सेकेंडरी ग्रेटर देन EMF इन प्राइमरी। तो सेकेंडरी का वोल्टेज बढ़ गया, प्राइमरी का कम है, तो क्या बोलोगे इसको, स्टेप अप। लेकिन करंट का उल्टा होता है, क्योंकि देखो NP बाय NS इज IS बाय IP। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, IS बाय IP ग्रेटर देन 1, तो IS ग्रेटर देन IP। तो सेकेंडरी में करंट ज्यादा है, प्राइमरी में कम है। सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा है, प्राइमरी में कम है। वोल्टेज तो बढ़ गया लेकिन करंट क्या हो गया, डाउन। तो स्टेप अप कौन हुआ, वोल्टेज, और स्टेप डाउन कौन हुआ, करंट। लेकिन हम जो नाम देते हैं स्टेप अप या स्टेप डाउन वो हम देते हैं बेस्ड ऑन EMF। तो इसको क्या बोलोगे, स्टेप अप। स्टेप डाउन में क्या होगा, उल्टा होगा। हाँ हाँ ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो तुम उससे ज्यादा तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। फॉरगेट अबाउट दिस, दिस इज राइट, बराबर। ये अगर सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा है तो करंट कम होगा, दैट इज द आइडिया। तो वो तुम सॉल्व करने का तुमको मिल जाएगा, IS इज लेस देन IP।
लेकिन स्टेप अप स्टेप डाउन नाम किससे दिया तुमने, ईएमएफ। तो स्टेप अप के लिए नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में कितने होने चाहिए, ज्यादा की कम, ज्यादा, और स्टेप डाउन के लिए कम होना चाहिए। अदर क्लियर? तो दैट इज द एंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।